हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साथ ही हमने देखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बताती है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। एक तो एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी में अपने क्वांटम नंबर्स आएंगे। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वैसे तो कल लास्ट वीडियो में भी हमने इसमें पढ़ा था कि क्या इसके एप्लीकेशंस थे, क्या सॉल्यूशंस हम इससे निकाल सकते हैं। फिर भी मैं इसको रिवाइज करते हुए इसमें आगे चलते हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर अपन इसमें देखें तो क्या होगा अपना कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने डेवलप किया था? श्रोडिंगर ने। और उसने एक इक्वेशन दी थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन solutions of Schrodinger wave equation provides various energy level of electron, various energy level of electrons present in the atom। यानी जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में अपन निकाल सकते हैं। तो इसी में हमने फिर क्या किया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। तो एनर्जी ऑफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एंड its corresponding value is known as, एनर्जी की वैल्यू को हमने क्या कहा था? आइगन वैल्यू, नोन एज आइगन वैल्यू, ठीक है। और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन था उसको हमने क्या कहा था? आइगन फंक्शन कहा था। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। इसको अपन ने किससे लिखा था? साई से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। इसको हमने क्या कहा था? आइगन फंक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने पढ़ी थी। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटम में, उसके लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, दो चीज़ हुई। इसको हम करेक्टराइज करने के लिए हमें सेट ऑफ नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनके माध्यम से हम इनको करेक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम
नंबर्स। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, टू कैरेक्टराइज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ, फॉर, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ, फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ, फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, क्वांटाइज्ड एनर्जी, जिसको हमने क्या लिखा था, ई से लिखा था, एंड आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, इसको अपने किससे लिखा, साई से। देयर इज a set of numbers, set of numbers is required, set of numbers is required, which is called quantum numbers, which is called quantum numbers। जो सेट ऑफ नंबर्स रिक्वायर्ड है इनको करेक्टराइज करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए, वो नंबर्स क्या कहलाता है, सेट ऑफ नंबर क्वांटम नंबर्स कहलाता है। तो एक बार आप कॉपी करिए, फिर अपन क्या क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना इसमें मेन जो टॉपिक इस आज के वीडियो का रहेगा वो हमारा क्या है, क्वांटम नंबर्स। तो नेक्स्ट आप हेडिंग समझेंगे क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर्स में अपन बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल हमने पढ़ लिया। ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्पेस, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90% और मोर देन 90%। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑर्बिटल के बारे में। दैट मीन्स ऑर्बिटल को हम करेक्टराइज करें या इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन से करेक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, वेव नेचर, जो हमने पढ़ा है। ठीक है ना। तो फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, 3 चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो अपन वही देखते हैं यहाँ पर कि क्वांटम नंबर्स क्या बताएगा हमें। क्वांटम नंबर्स डेजिग्नेट या टेल अबाउट द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स अपन लिखते हैं, क्वांटम नंबर्स, quantum numbers tells about the size, 3 चीज़ें हो गई, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ एटम, यानी किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो उनके साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बारे में हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम लेके चलते हैं। साइज का मतलब क्या है कि स्मॉलर साइज जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर नियर टू द न्यूक्लियस। स्मॉल साइज होगा क्या होगा, मोर नियर टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अपन लेके चलते हैं कि स्मॉलर साइज ऑर्बिटल्स
will be more nearer to the nucleus in a atom। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो साइज की बात हो गई। अब अपन बात करें जैसे ओरिएंटेशन और शेप की, तो ये हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में। यानी ये तो हमें क्या हो गई, एक तरह से अपन बात करें ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है मोर नियर टू द न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है, अपन साथ में मैं और लिख देता हूँ इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स is maximum near to the nucleus। इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है या ऑर्बिटल्स हैं, अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो प्रोबेबिलिटी हो गई और ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी और ऑर्बिटल्स। डायरेक्शन के बारे में बताया, इन विच डायरेक्शन देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, वो क्या बताता है, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो अपन लिख लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ शेप एंड ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ probability of finding electrons, probability of finding electrons or orbitals can be determined। यानी हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है। तो बाय द हेल्प ऑफ शेप एंड ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब अपने को ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, चौथी भी हम पढ़ेंगे स्पिन वाली। ठीक है, तो पहले अपन इन 3 के बारे में पढ़ते हैं, चौथी फिर इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो इनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, किस चीज़ से अपन लिखते हैं, तो अपन लास्ट पॉइंट में लिख लेते हैं कि दीज थ्री ठीक है, क्वांटम नंबर्स डेजिग्नेटेड भाई। अब देखिए कौन कौन से हो गए, फर्स्ट आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अपन किससे लिखेंगे, स्मॉल n से। ठीक है, नेक्स्ट आपके आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ये सेकंड हो गई आपकी। ठीक है, और इसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल l से। क्लियर, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और थर्ड अपन जो पढ़ेंगे वो आपके कौन सी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने जो पढ़ा ना 3 यहाँ पर, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, तो इन्हीं के बेसिस पर आपके 3 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम साइज का पता करते हैं,
ठीक है, साइज का पता करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में बताता है ऑर्बिटल्स के, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है ऑर्बिटल्स के। तो हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में समझते हैं। आप एक बार एक कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके अपन समझेंगे इनको। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट अपना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको अपन ने किससे लिखा था? स्मॉल n से। ठीक है, चल अब अपन बात करते हैं इसमें मेन पॉइंट्स अपन लेते चलते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये किसमें बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और बेसिकली देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट और शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन यही पॉइंट लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंट द ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट और शेल फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अपने को मालूम है ऑर्बिट को किससे लिखते हैं अपन? मान लो n अपना ऑर्बिट है, ठीक है, शेल है, तो ये क्या होता है? 1 2 3 4, इस तरह से अपन शेल को लिखते हैं। और इनको कैसे लिख सकते हैं अपन? K L M N, क्लियर? तो इस शेल के बारे में बताता है। शेल के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? साइज बता रहा है। इट इज टेल अबाउट द, अभी आपने देखा ना साइज, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का साइज छोटा हो गया, सेकंड है तो साइज बढ़ता जाता है ना, अपन देखते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ। तो ये आपके क्या बढ़ता जा रहा है? नंबर बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो साइज बढ़ता जा रहा है। तो हमें किसके बारे में बताता है? साइज के बारे में बताता है। और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं इजीली। अब दूसरी चीज़ अपन देखें, एनर्जी लेवल्स हो गए, ये साइज के बारे में बता रहा है, इनको अपन ऑर्बिट और शेल भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर अपन देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? यहाँ पे ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट का डिफरेंस अपन पढ़ चुके हैं पहले, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये तो हमने क्या लिखा था? ऑर्बिट से। अब इसमें हम ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं, कितने हो सकते हैं? n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकेंगे इसमें? n² के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा n = 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसमें? 1 का स्क्वायर, यही तो हुआ ना, 1। यानी जो फर्स्ट शेल होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें केवल 1s पाया जाता है, 1s2, s एक ही ऑर्बिटल होता है उसमें, ठीक है। अगर आपके n = 2 है, ठीक है, तो n = 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 का स्क्वायर हुआ, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4। तो अपन देखते हैं ना इसमें क्या आते हैं। अभी हम डिटेल में आगे भी इन चीज़ को समझ लेंगे। 2s 2p, s में कितना होता है? 1 ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं? 3, यानी 4 हो गए, 4, ठीक है ना। एक और मैं बता देता हूँ, इस तरह से आप निकाल लेंगे। n = मान लो 3 है तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर,
कितने हो गए 9। क्लियर। अगर आप इसमें देखें 3 में क्या आता है, 3s भी आता है, 3p भी आता है, 3d भी आता है। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 1, p में 3 और 5, d में 5 होते हैं, यानी कितने हो गए 9। इस तरह से n = 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये हो गए। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करें तो कितना होगा 2n² के बराबर होगा, 2n²। क्योंकि एक ऑर्बिटल, अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन ने निकाल ही लिए इससे, n²। और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2n² होगा। यानी अगर आपके n = 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आपके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर आपका n = 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2n² है ना, तो इसका मतलब 2 × 4 दैट मीन्स 8, क्योंकि 2s2 और 2p6 आते हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, किसमें, ऑर्बिट में और शेल में। और ये हमें क्या बताता है, साइज़ के बारे में बताता है। जैसे अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट का साइज़ क्या होता है, स्मॉल हो गया, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है। तो एक बार इसको अपन कॉपी करिए और इस पर आप एग्जाम्पल्स और इस तरह के एग्जाम्पल लेके आप इसको कर सकते हैं। सेकंड अब मैं बताऊंगा इसमें आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कॉपी करिए। चल, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन सेकंड नंबर अपना अपन 2 लिख लेते हैं इस तरह से। सेकंड नंबर मैंने कौन सा बताया आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और वैसे देखा जाए इसको एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसको अपन जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझा वैसे अपन इसको समझते हैं। चलो, तो जैसे अपन ने उसमें लिखा था साइज के बारे में बताया, ये किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। किसके बारे में बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अपन देखेंगे डिटेल अबाउट, इट इज टेल अबाउट या रिप्रेजेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंट अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जब हम डिफरेंस पढ़ा था ना आपने, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल देखा था, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, तो ये सब क्या हो गए, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है ना। अपन ने देखा इसको L से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो वैल्यू होती है L = वो कितनी होती है 0 to n-1, यानी जितना आपके n है उसका 0 से लेके n तक -1 वैल्यू तक आप क्या है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है और किसके बारे में बताता है, यहीं पर हम इंक्लूड कर देते हैं, सब शेल के बारे में बताता है ना। इट इज
टेल अबाउट सब शेल। अभी हम बात करेंगे आगे सब शेल प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट और शेल। ये अभी हमने ऊपर पढ़ाई है कि ऑर्बिट और शेल में कितने सब शेल हैं उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सब शेल के बारे में बताता है। क्लियर? और द सब शेल प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट और शेल। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है, 0 to n-1। अब देखो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास n = 1 है, n = 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने पास क्या है, 1। तो देखिए l = इसके लिए क्या होगा, 0, n-1, 1 - 1 करेंगे आप क्या 0 ही आ गया। तो यानी l की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 1 हो गई, केवल 0 वैल्यू हो गई किसकी, l की। ठीक है, इसी तरह मान लो अपन कहेंगे n = आपके पास 2 है, n = 2 है, तो l = क्या होगा, 0। ठीक है, और n-1 यानी 2 में से -1 किया तो 1, तो l = क्या हो गए, 0 और 1। किसके लिए, n = 2 के लिए। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास n = 3 है, तो अब आप निकाल सकते हैं, देखो करिए कोशिश, आसानी से निकाल लेंगे। 0 तो है ही अपना, और n-1 यानी 2 तक हो सकती हैं इसकी, 3 - 1 तो कितना हो गया, 1 और 2। इसी तरह अगर n = आपके पास 4 है, n = 4 है, तो l = कहाँ तक हो सकती है, 4 - 1 यानी 3 तक ही हो सकती है वैल्यू। तो क्या हो गया, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से अपन क्या है, l वैल्यू निकाल सकते हैं, और l वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब शेल को। ठीक है, तो सब शेल को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके बेसिस पे देखिए आप। मान लो l वैल्यू हमारा और सब शेल कौन सा होगा वो देखेंगे अपन। अगर अपने पास l वैल्यू 0 है, इनमें देख रहे हैं आप 0 आ रही है ना l वैल्यू, तो हमारा सब शेल कौन सा होता है, S सब शेल होता है। ये अपन जानते हैं S, P, D, F, ये क्या है, सभी सब शेल होता है। ठीक है, अगर l = 1 है हमारे पास, जब देख रहे हैं ना 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब शेल P होगा। अगर l = 2 है तो सब शेल D होगा, और अगर l = 3 है पढ़े तो सब शेल हमारा F होगा। क्लियर? तो l वैल्यू के बेसिस पर हम क्या पता लगा रहे हैं, सब शेल। और ये हमें क्या शेप के बारे में बताता है। शेप होती है, आपने देखा होगा, जैसे S की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ये अभी हम आगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ना, उसमें मैं आपको इन शेप्स के बारे में बताऊंगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो S की शेप है क्या है, स्फेरिकल है। अगर P की शेप देखोगे आप शेप, और शेप से मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने अभी बताया ना आपको, डायरेक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस में, किस तरह की शेप में न्यूक्लियस के चारों ओर आपके क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं या पाए जाते हैं, उसके बेसिस पर ये शेप होती हैं। जैसे P है, P की क्या होती है, डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप। ठीक है, D की क्या होती है, डबल डम्बल शेप होती है, डबल, ये वैसे आपके देखा जाए तो डम्बल, ये इस तरह से आएगा डम्बल। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल डम्बल शेप होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए स्फेरिकल तो मतलब क्या हुआ, जैसे न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर आपकी क्या होगी, स्फेरिकल, इस तरह से शेप होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये क्या होती है आपके, डम्बल शेप होती है।
अभी हम आगे समझेंगे इसको डिटेल में। ये आपके डबल डंबल का मतलब क्या हो गया, जैसे एक डंबल ये हो गया और एक डंबल ये हो गया, डबल डंबल होती है। एफ की अभी तक इसके बारे में शेप का कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, प्रॉपर इसका शेप पता नहीं चला है, तो अपन इसके लिए लिख लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो ये क्या है, डिफरेंट शेप्स होती हैं सब सेल की, और सब सेल अपन ने किससे पता किए, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ओरिएंटेशन, यानी किस डायरेक्शन में ये व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। क्योंकि डायरेक्शन अपन जानते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शंस होती हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं। तो इनका ओरिएंटेशन किस तरह का होता है वो अपन किस में, नेक्स्ट क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्योंकि ये शेप है, ये भी आपकी क्या होती है, शेप तो यही है, पर इनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर में। इसका नाम है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देख लेते हैं थर्ड टाइप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और वो किसके बारे में बताएगा हमें, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो थर्ड टाइप है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको अपन लिखते हैं किससे, स्मॉल m से। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपन वही पॉइंट लिख लेते हैं जो पहले अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, इट इज एक्सप्लेन या इट इज टेल अबाउट द orientation of orbitals। और ऑर्बिटल्स आपको मालूम होना चाहिए हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसी की जो डेफिनेशन हमने ऑर्बिटल्स रखी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें, इसकी जो वैल्यू होती है या m जो वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं, कितने नंबर्स होंगे ये होते हैं 2l+1, क्योंकि l तो अपन ने लिख लिया है पहले। ठीक है, तो m की वैल्यू हो गई आपके 2l+1। इतने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू होती हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट अपन कैसे करते हैं, l वैल्यूज के बेसिस पे ही करते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये तो अपनी क्या होगी 2l+1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 2l+1 के बराबर। और यहां पर अपन देखें इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, -l 0+l, क्योंकि l वैल्यू हमें किससे पता लग रही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। फिर हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है वो किससे करेंगे, -l 0+l। ठीक है, अब ये कैसे होती हैं मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे इधर तो मैं लिख लेता हूँ l वैल्यू, और इसके लिए m वैल्यू मैं इधर लिखता जाऊँगा। ठीक है, अगर आपके l वैल्यू 0 है तो m वैल्यू क्या होगी इसके लिए, देखो -0 0+0। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर ही हो गया कहीं नहीं। और जिसके लिए l वैल्यू आपके 0 है, m वैल्यू 0 है आपकी, इसके लिए अपन कौन सा, एक ही ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल होगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू हो गई, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितना होगा, 1 होगा। तो मैं साथ में ये भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा,
वन ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इसमें तो आपको पता तो है ही कि इसमें अपन क्या करते हैं, एस सब सेल पढ़ा था एल के लिए हमने, और एल 0 था, सब सेल कौन सा था, एस, और उसके लिए हमारी वैल्यू एम वैल्यू कितनी आई, 0, दैट मीन 1 वैल्यू आ रही है हमारी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑर्बिटल भी 1 होगा। तो अपने को मालूम है कि एस ऑर्बिटल में हमेशा, एस सब सेल में हमेशा क्या होता है, 1 ऑर्बिटल ही होता है। कोई भी एस सब सेल लें अपन, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब अपन देखें जैसे 1, L = 1 है, तो हमारा सब शेल कौन सा हुआ, P, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये हमारा कौन सा हो गया, चलो ये अपना आ ही गया 1 ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ S। P का L = 1 है, तो हमारा सब सेल कौन सा हो गया, P हो गया। और इसके लिए अपन 1 वैल्यू रखें, M वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, देखिए -1 0 +1, ठीक है। यानी इसकी अपन देखें तो टोटल कितनी आपकी ये वैल्यू हो गई, तो टोटल कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 1 वैल्यू होगी और ये आपके कितने हो गई, 3 वैल्यू, 3 वैल्यू हुई। तो 3 वैल्यू हुई तो इसका मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो P जहां पर भी आएगा, जहां पर भी P आएगा आपके सब शेल, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास L = 2 है, तो सब सेल कौन सा हो गया, D हो गया ना, ये हमने पहले बताया आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो इसका मतलब इसके लिए अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितने होंगे, देखिए कितनी वैल्यू होंगी, -2 -1 0 +1 +2, हमने लिखा है ना -L 0 से +L तक। अब यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू हो गई आपके, 5 वैल्यू हुई, 5 वैल्यू हुई। तो D जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपके कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अपन 3 लें, L = तो कितना हो गया, F सब सेल हो गया। और इसके लिए अपन M वैल्यू निकालें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कितनी आएंगी देखिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल कितनी वैल्यू हुई, 7 वैल्यू होगी टोटल, 7 वैल्यू। इसका मतलब क्या है, F में आपके कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पर अपन इनके अलग अलग रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे डायरेक्शन मैंने बताया ना, ओरिएंटेशन बताते हैं। अब एस में तो एक ही है, तो ये तो क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, यानी इसकी डायरेक्शन तो ऑल डायरेक्शंस में हो गई। लेकिन जब अपन पी की बात करें, डी की बात करें, तो ये क्या आते हैं, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप होते हैं डी में, ये हमने देखा अभी। पी और डी की शेप क्या होती है, डम्बल शेप और डबल डम्बल शेप होती है। तो इसके बेसिस पे इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी कि एक्स डायरेक्शन में है, वाई में है या जेड में है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ओरिएंटेशन के बारे में आपको बता देता हूँ किसका किस में होगा, क्योंकि जो थर्ड वाला है मतलब आपके एफ सब सेल है, ये तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका आपके अभी तक इसके बारे में पता नहीं है कि इसकी किस तरह से अरेंजमेंट होता है। अभी अपन इनके 3 के ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार कॉपी कर लीजिए, अभी इसी में आगे चल रहे हैं अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। एक चीज़ तो अपन इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ
सब शेल हैव अ सेम एनर्जी एंड दीज आर कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या है कि स्लाइटली एनर्जी चेंज हो जाता है और इसकी वजह से क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अभी अपन देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओरिएंटेशन के बारे में देखें। तो जैसे आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल में अपन देखें तो m इजिकल टू कितना है, 0, ठीक है ना, m इजिकल टू क्या है, 0। और उसके लिए अपन ने क्या लिया, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल क्या होता है, ये हमने देखा है स्फेरिकल, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंगल ऑर्बिटल है आपके, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल। क्लियर। दूसरा अगर अपन ने m इजिकल टू 1 है, ठीक है, m इजिकल टू l आपके 0 हो गया है, तो अगर m आपके क्या है, -1 0 +1, अब मैं m वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, यानी आपके कितने हो गए, 3p ऑर्बिटल्स हो गए, 3p ऑर्बिटल्स हो गए। इनको अपन क्या नाम देते हैं, px, py एंड pz। ठीक है, p की शेप आप जानते हैं क्या होती है, डंबल शेप, डंबल शेप होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा 3 एक्सिस होती है ना, x y z। क्लियर। अगर आपने इसको x एक्सिस में बनाया तब तो ये क्या हो गया, px हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको y एक्सिस में बनाते हैं डंबल को, तो ये क्या हो गया, py हो गया। और अगर हम इसको z एक्सिस में बनाते हैं तो ये क्या हो गया, pz हो गया, ठीक है। अब कई जगह जैसे हमने ये वैल्यू रखी ना आपके m की, -1 0 +1, अब इसमें कई जगह मतलब कंट्रोवर्सी है, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर आपको मिलता है, pz के लिए m वैल्यू अपन क्या है, 0 मान के चलते हैं, और जो px py है, इसमें से हम दोनों के लिए किसी के लिए भी अपने को लिखना है, px के लिए या py के लिए, तो ये वैल्यू अपन +- 1 लिखते हैं, क्योंकि m वैल्यू अपन देख रहे हैं -1 +1 भी, तो इनके लिए अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर d के लिए। जैसे अगर m वैल्यू आपकी क्या है, -2 -1 0 +1 +1 +2, ठीक है। तो टोटल अपने पास क्या हो गए, 5 वैल्यूज हो गई, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 5 d ऑर्बिटल्स हो गए अपने, क्या हो गए, 5 d ऑर्बिटल्स हो गए। अब एक तो अपने को जैसे अपन ने नाम दिया ना, px py pz, d के आपको मालूम है, d की शेप क्या होती है, ये अभी हमने पढ़ा था। शेप अगर देखें अपन किसकी, d ऑर्बिटल की, तो क्या होती है, डबल डंबल शेप होती है ना, क्या होती है, डबल डंबल शेप। डबल डंबल है तो क्या होगा, 2 डायरेक्शन में अरेंजमेंट होगा, डायरेक्शन अपनी कितनी, 3 होती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको इनको 2 डायरेक्शन लेके समझा रहा हूँ। जैसे ये तो अपन ने क्या है कि एक तीनों बता के आपको बता दिया, इसमें मैं यहाँ पर 2 डायरेक्शन ही लूँगा, और इसको किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए
इनके नाम भी हैं अलग अलग। जैसे अपन ने पी एक्स पी वाई पी जेड दिया था ना, ऐसे ही इनको भी नाम देते हैं अपन यहाँ पर। क्या नाम देते हैं देखिए, एक इनका मैं सीक्वेंस में अपन लिखते जाते हैं, जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को छोड़ देंगे। वो कैसे देखिए, डी एक्स वाई, -2 को अपन ने क्या दिया, डी एक्स वाई, -1 को डी वाई जेड, ठीक है, और +1 को डी जेड एक्स। आ गई ना सभी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब आपका क्या बच गया, एक तो 0 बच गया और एक +2 बच गया। +2 को अपन डी एक्स स्क्वायर -y² देते हैं और 0 को अपन डी जेड स्क्वायर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी के क्या हैं, अलग अलग जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी डेजिग्नेशन है, नेमिंग है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये आपके क्या हो गया, इनका डेजिग्नेशन हो गया। अब अपन अगर इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई किस तरह से ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अपन वहाँ पर भी इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको, क्योंकि इसमें अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही आप समझ लीजिए, जब अपन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इनको आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ आप इतना ही समझेंगे कि अपन जैसे इसमें 5 ऑर्बिटल्स दिए ना, तो इनको किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पर आपको डीजनरेट ऑर्बिटल्स की अभी जैसे बात कर रहा था, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में एक डेफिनेशन इसमें बता देता हूँ आपको यहाँ पर। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल, ये आप नोट कर लेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल हैविंग सेम एनर्जी are called degenerate orbitals, इनको हम क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो हम आपको जब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको बता देंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको, एक और है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पर बेस्ड है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन किस तरह से होता है। तो वो हम देख लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है। इस तरह से आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4th जो क्वांटम नंबर है, कई जगह इसको अलग से भी बताते हैं, 3 ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन इसको साथ में लेके, क्योंकि स्पिन की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं 4th वाला स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको अपन स्मॉल s से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, स्मॉल s से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे अपन अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। मान लो अपन देखें, जैसे ये आपका सन है, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, अर्थ, ठीक है ना। ये अपनी मान लो मैं ई से लिख देता हूँ, ई से लिखने से गड़बड़ हो जाएगी आपके कैपिटल ई, ठीक है ना। ये अर्थ है, ये सन के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाती है, जिससे अपने ईयर्स बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, यानी ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो जो एक्सिस पर घूमती है ना, उसकी वजह से क्या बनते हैं, डे नाइट बनते हैं। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, मान लो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो क्या करता है, ये इसके चारों ओर तो घूम ही रहा है न्यूक्लियस के, लेकिन यहाँ लिखने से, लेकिन क्या होता है, अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। तो एक्सिस पर रोटेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सिस पर रोटेशन की वजह से क्या बनती हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स बनते हैं।
तो अपन इसमें ये पॉइंट लिखते हैं, इससे लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, it is also revolves on its axis, ठीक है। ड्यू टू revolution around axis spin quantum numbers ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्यूशन, ऐसे कर लीजिए, ऑन द basis of revolution around the axis spin quantum number can be explained, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो in case of rotation clockwise spin quantum number will be +12 and anti-clockwise it will be -12। यानी अपन जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं इनको अपन क्या कर रहे हैं, +12 और -12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर आप देखें, इसको कॉपी कर लीजिए, अगर अपन देखें तो एक ऑर्बिटल में आपके क्या होगा, मान लीजिए हमारा क्या है ऑर्बिटल, मैं सिंपल यहाँ पर बना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सो इन अ ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से आ सकते हैं, 1 clockwise spin and another anti clockwise spin, एक तो क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, +12 और -12 से। ये हमने देखा भी है, पहले हमने निकाला था ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n², तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर से भी एक्सप्लेन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, 1 तो क्लॉकवाइज होगा और 1 एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपके इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यानी ऊपर डायरेक्शन बना रहे हैं हम क्लॉकवाइज के लिए बना रहे हैं, और नीचे अपन किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इसमें 3rd इलेक्ट्रॉन आता है, तो 3rd इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वो उसकी फिर क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके लास्ट पॉइंट में इसमें लिख देता हूँ, इफ थर्ड इलेक्ट्रॉन entered in the orbital
in the orbital, then two electrons will have same direction, which will repel to each other, इससे क्या होगा? Hence three electrons in a orbital will be unstable. तो क्या रह सकता है? या तो एक ही रह सकता है, या खाली रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो आप एक बार इसको, आज थोड़ा लंबा टॉपिक रहा है, आप इसको एक बार रिवाइज करिए। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, किसी भी पॉइंट में मैं उसको दोबारा आपके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ओरिएंटेशन किस तरह से होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ लेंगे और शेप के बारे में भी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। आज इसमें यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।